आज भी जिस समाज में पुरुषों का इधर उधर मुंह मारना उनकी काबिलियत माना जाता है और औरत के इंसान होने के हक की बात करना भी उसके चरित्रहीन होने का प्रमाण घोषित हो जाता हो, उस समाज में औरत की अस्मिता से जुड़े सवाल शायद ही कभी खत्म हो सके। ऐसे समय में महिलाओं को प्रेरणा देती कहानी चरित्रहीन समाज में उस पुरुष रूपी प्रेमी की रूढ़िवादी मानसिकता को उजागर करती है, जो सिर्फ एक शब्द द्वारा ही उसके इंसानी स्वरूप में जीवन जीने के सारे रास्ते बंद करना चाहता है। वही दूसरी तरफ पिता जैसे पुरुष भी है, जो अपनी बेटी को जिंदगी की तमाम इच्छाओं को जानते हुए भी बार बार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देते हुए सब कुछ चुपचाप सहन करने की नसीहतें देते हैं। इन्हीं तमाम सवालों से जूझती और स्त्री विमर्श के रूप में बेहद प्रेरणास्पद कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। श्री राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गति है। श्री राम नाम सत्य है। सत्य बोले गति है। अर्थी श्मशान पहुंच गई। पीछे एक लंबी भीड़ भी श्मशान स्थल पर इकट्ठी होती जा रही थी। ये भीड़ मैडम की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी, मगर सब के सब जैसे किसी मजबूरीवश यहाँ चलकर आए हो। सबके चेहरों पर जल्दी दाह संस्कार सिलटने की व्याकुलता भी स्पष्ट झलक रही थी, जबकि वे सब अपना अपना बिजनेस या सर्विस यहाँ खड़े रहकर भी कर रहे थे, मोबाइल्स के साथ या एक दूसरे के साथ मीटिंग में, शेयर मार्केट या जमीनों के रेट जानकर। हाँ, मैडम के किसी परिवारीजन या किसी निकट संबंधी से सामना हो जाने पर उनके खिलते चेहरे एकदम लटक जाते, जैसे किसी खास परिवारी की चिता जलने की तैयारी हो रही हो। एक पल में उनके चेहरे की रेखाएं ही नहीं, भाषा और शब्द भी बदल जाते। मेरी मुलाकात तो अभी पिछले मंडे को हुई थी, तब तक एकदम ठीक थी, मैम के साथ चाय पी थी, देर रात तक बातें करती रही थी। एकदम ही सब कुछ हो गया। सुबह सुना तो मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहते कहते शर्मा जी का तो गला भी भर आया था। बड़ी ही नेक और दिलखुश महिला थी। अंत में भरे गले से बस इतना ही बोले। यही शर्मा जी थे जब पिछले हफ्ते मैडम ने इनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी तो ऑफिस से बाहर आकर बड़े तैश में कह रहे थे, साली बड़ी जिद्दी है, जम की जात। लंबे समय तक इस कुर्सी पर तू ही नहीं रहेगी, एक न एक दिन तो जाएगी ही। परंतु अब एकदम से उन्हें देवी लग रही थी मैडम। जब भी ऑफिस से निकलती थी, पीठ थपथपाकर परिवार तक का हालचाल पूछती थी। बड़ी हिम्मत बढ़ जाती थी हमारी, ऐसा लगता था माँ का प्यार मिल रहा है। गुप्ता जी मुंह लटकाए जैसे अपनी माँ की चर्चा कर रहे हों, जबकि गुप्ता जी जानते हैं कि कल तक वे मैडम को आफत की पुड़िया कहते थे। परखती आफत की पुड़िया, गुप्ता जी के यह शब्द प्रचलित भी हो गए हैं। वर्मा जी तो फोन पर एनटीपीसी का रेट पूछते पूछते एकदम से क्या कहने लगे, यार मैं यहाँ यमुना घाट पर हूँ। हाँ यार, वो हमारी मैडम आज सुबह एक्सपायर कर गई, एकदम से, हार्ट अटैक। हाँ यार, परसों ही पूछ रही थी वर्मा जी, आपकी बेटी काफी दिन से मिलने नहीं आई। मैंने कहा हाँ मैडम, वह आजकल एग्जाम की तैयारी कर रही है, परसों साथ ले आऊंगा। बोली बड़ी अच्छी बच्ची है। लेकिन आज वर्मा जी ने जेब से रुमाल निकालकर आंखों में आए आंसुओं को सुखा लिया। वर्मा जी ने आए आंसू भी तब पहुंचे जब वे आश्वस्त हो गए कि मैडम के भाई ने उन्हें देख लिया है, और वे लाल आंखों से चिता के पास तक भी गए। वर्मा जी इतना तो जानते ही हैं कि आंसू तो आंसू होते हैं। खुशी में हो या गम में उनका रंग और रूप नहीं बदलता। आंसुओं को खुशी या गम का सर्टिफिकेट तो बाहर का वातावरण देता है। खुशी के माहौल में आंसू आ जाए तो खुशी के आंसू, और वातावरण गमगीन हो तो दोहक के आंसू। तो वर्मा जी दोहखी कैसे हो सकते हैं? वे तो जैसे दुआ मांगते रहते थे मैडम के मरने की। परसों भी तो कह रहे थे, जब तक यह बुढ़ी नहीं मरेगी मेरी बेटी शादी को राजी नहीं होगी। हरामखोर रांड ने न जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है उसे। खुद तो बुढ़ी हो गई, ब्याह नहीं किया,
लड़कियों को और बिगाड़ रही है। ऊपर से कहती है बेटी को मिलवाना, न जाने कब मरेगी निकम्मी। और तो और यह मैडम का चपरासी है दिलीप, जो यहाँ आने के बाद से 3 बार घड़ी देख चुका है। वह इतनी तेज आवाज में बड़बड़ा रहा है कि आसपास के लोगों के साथ 10 कदम दूर खड़ी मैडम की छोटी बहन आसानी से सुन ले। अब ऑफिस मुझे खाने को दौड़ेगा। मैडम को देखते ही एक जान सी आ जाती थी। यही दिलीप जो पिछले महीने मैडम को 1 हफ्ते तक बीमार रहने पर बड़ा खुश रहा था, यह जानकर कि आज भी मैडम नहीं आएंगी बड़ा खुश होकर गुप्ता जी से कहता था, आज भी उस रान का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, समझ लो आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। और जनेऊ को कान में लपेटता हुआ हाथ की कन्नी उंगली उठाकर आगे बढ़ जाता, फिर घंटों में वापस आता था। चिता की लपटें तेज होने लगी, एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हुए बगले झांकते एक एक कर लोग श्मशान स्थल के गेट से ऐसे बाहर निकलने लगे मानो खुद की चिता को धोखा देकर बाहर निकल आए हों। बढ़ती लपटों के साथ साथ भीड़ कम होती गई, चिता से धुएं के रूप में उठती जलते शरीर की दुर्गंध हवा के साथ उस ब्रेंच पर भी पहुंचने लगी जहां मैडम के गांव से आए गणेशी और राम प्रकाश बैठे थे। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, इंसान भी पानी के बबूले की तरह है, न जाने कब फूट जाए। गणेशी चिता को एकटक ताकता बड़बड़ाया था। उसे उम्मीद थी बगल में बैठे रामप्रकाश चाचा कुछ बोलेंगे, किंतु रामप्रकाश तो जैसे वहां बैठे रहकर भी वहां थे ही नहीं। गणेशी विचलित था हवा के रुख से जो जलती चिता से होकर उनकी ओर आ रही थी। उसने रामप्रकाश को झकझोर कर कहा, चाचा आओ उधर बैठेंगे, इधर ज्यादा दुर्गंध आ रही है। वास्तव में रामप्रकाश जैसे गहरी नींद से जागे थे। हाँ तू चल, गणेशी को लगा चाचा ने इतना कहने में पूरी ताकत लगाई है। गणेशी को इतनी भीड़ में मैडम के परिवार से भी ज्यादा दुखी रामप्रकाश चाचा दिख रहे थे। लेकिन क्यों, यह सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आता भी कैसे, गणेशी मैडम को अभी कितना जान पाया था सिवाय इसके कि वे शांति शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्या है और वह खुद उसमें बाबू है। अभी 6 महीने पहले ही तो उसकी नौकरी लगी थी। गणेशी तो शायद इतना भी नहीं जान पाता कि उसकी प्रिंसिपल उसके गांव अमापुर की है। अगर पिछले महीने रमेश काका का बड़ा बेटा दीपक स्कूल में न आया होता, उसी ने बताया था कि दीदी यहाँ की प्रिंसिपल है। गणेशी ने चौंक कर पूछा था, सरला मैडम आपकी बहन है? हाँ। और तू? मैं तो यहाँ बाबू हूँ। दीपक गणेशी की पीठ थपथपाकर मैडम के कमरे में चला गया था। गणेशी के मन में भी आया था कि वह दीपक से पूछे कि मैडम को कभी गांव में नहीं देखा, मगर न जाने क्या सोचकर रह गया था। इसी धुनामुनी में गणेशी उठकर दूसरी तरफ घास पर जा बैठा। उसने रामप्रकाश चाचा पर नजर डाली जो अभी भी उसी मुद्रा में कहीं खोए हुए थे। उन्हें देखकर उसका दिमाग फिर चलने लगा, कहीं रामप्रकाश चाचा और मैडम का कोई चक्कर तो नहीं है। निश्चित ही कोई चक्कर है, क्योंकि श्मशान स्थल पर बैठे बैठे वह इतना तो समझ ही गया था कि रामप्रकाश मैडम के परिवार में से तो कम नहीं है, क्योंकि मैडम के भाई या बहन रामप्रकाश को बस इतना जानते हैं कि वे उनके गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर हैं और गणेशी के पिता के दोस्त, इसलिए गणेशी उनसे चाचा कहता है। किंतु इस सबसे भी उसके दिमाग की हलचल शांत नहीं हो रही। दोनों के चक्कर वाली बात भी उसके गले नहीं उतर रही, क्योंकि रामप्रकाश चाचा तो शहर रहते हैं, गांव में तो बस पढ़ाने आते हैं, कभी कभार उसके घर आ जाते हैं, मगर मैडम को तो उसने बचपन से अब तक 25 वर्ष की अपनी उम्र में गांव में या अपने शहर में देखा तक नहीं, ना ही कोई चर्चा ही सुनी। आता वह थक गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका। आप भी सोच रहे हैं कि मैं आखिर किसकी और कैसी कथा सुना रहा हूँ, तो असल बात यह है कि गणेशी की समझ में कुछ नहीं आने वाला।
गणेशी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था जब रामप्रकाश शहर के बीए से कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। रिटायर कर्नल के बेटे रामप्रकाश को मौके बे मौके कॉलेज की कई लड़कियां प्यार भरी निगाहों से टकटकी लगा लेती थी। कोई उनकी संपन्नता की मुरीद थी, कोई उनकी वाक्पटुता की गुलाम तो कोई उनकी शक्ल सूरत पर मरती थी। उन सबका रामप्रकाश को ताकने का नजरिया भले ही अलग अलग था, किंतु पहले फल तो सबकी नजरों में उनके प्रति चाहत ही थी। रामप्रकाश उनकी चाहत से जानकर भी अनजान बने फिरते थे। इसलिए लड़कियां उन्हें पीठ पीछे गाली भी देती थी। जो उनकी खींच होती उसे वे आपस में बातों के रूप में बांट भी लेती। यार लिली, यह आदमी है या पत्थर, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फौजी बाप का बेटा है, ना कुछ तो गुण होंगे ही। दूसरी का सपाट जवाब होता था, लेकिन जाएगा कहाँ, किसी न किसी पर तो मरेगा ही। तीसरी लड़की हल्के से लिली के गाल को नोच लेती और अगर रामप्रकाश को उधर आते देख लेती तो निरी भारतीय स्त्री बनकर शर्मा जाती या शायद डरती भी थी उनसे। रामप्रकाश की क्लास उन्हें जिद्दी और गुस्सैले कहती थी तो लड़कियां उसे अकड़ू। आदमी चाहे जितना गुस्सैल, जिद्दी या अकड़ू हो, उसके अंदर कहीं न कहीं एक इंसान भी बसता है, एक कोमल इंसान जो शायद प्रेम के बिना भी नहीं रह सकता। यह अलग बात है कि प्यार को पनपने के लिए किसी खास जमीन, वातावरण या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। यही एक ऐसा अंकुर है जो बिना बोए कहीं भी किसी के लिए फूट सकता है। ठीक इसी तरह रामप्रकाश के मन में भी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सरला के लिए प्यार का अंकुर फूटा था। वरना उन्हें क्या जरूरत थी सरला के विषय में यह सब जानकारी करने की कि सरला पास के गांव अमापुर के रमेश ड्राइवर की बड़ी लड़की है। उन्होंने न जाने कहां से ये जानकारी भी कर ली थी कि सरला के घर वालों की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। वह खुद सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। कॉलेज में रामप्रकाश अक्सर सरला के आगे पीछे घूमते, किंतु सरला को जैसे पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम ही न था। ऐसा भी नहीं था कि सरला को बारिश की बूंदें अच्छी न लगती हों। फूलों और उनकी खुशबू से भी अनजान नहीं थी। 18वें बसंत की मनोहरी छटा उसके चेहरे पर ही नहीं पूरे बदन में उतर आई थी। महंगे लिबास में ढकीन अन्य लड़कियों से ज्यादा आकर्षक वह मामूली सलवार कुर्ते में दिखती चंचल तितली सी। बात बात पर उसकी उन्मुक्त हंसी, हंसते हुए सांवले चेहरे पर उसके सफेद दांत ऐसे दिखते जैसे अंधेरे आसमान में बिजली चमकी हो। उसके भीतर का युवा मन उसे भी विचलित करता था मौसम के बदलने पर। तब सरला दिल और दिमाग के रूप में दो हिस्सों में बंट जाती और दिल पर मस्तिष्क हावी हो जाता अपने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और वर्तमान की समस्याओं को लेकर। वह अपने दिल के साथ हारती रहती, इसलिए वह रामप्रकाश को जानकर भी अनदेखा करती। एक दिन रामप्रकाश ने सामने से उसका रास्ता रोक लिया, मगर उससे कुछ भी न कह सके सिवाय उसके चेहरे को देखने के। क्या है, कहकर सरला खिलखिला कर हंसी। रामप्रकाश कुछ कह पाते कि वह रामप्रकाश के बगल से होकर निकल गई। अगले दिन लाइब्रेरी में रामप्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सरला एकदम चौंक कर सकपका गई। क्या है, सरला के मुंह से इतना ही निकला। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रामप्रकाश के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से सरला भौचक सी रामप्रकाश का चेहरा ताकने लगी। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और जोर से हंसी। इस समय सरला की हंसी रामप्रकाश के लिए असहनीय हो रही थी। सरला एकदम से गंभीर हुई। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कहती हुई सरला जाने को हुई। पहले मेरी बात सुन लो फिर चली जाना, कहते हुए रामप्रकाश ने उसे फिर रोक लिया। देखो, मुझे नौकरी भी मिल रही है, फिर तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी क्या है? तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? कमाने को मैं ही काफी हूँ। तुम्हारा मतलब है
मैं इतनी एजुकेशन के बाद भी इतने बड़े खुले आसमान को छोड़कर किसी हार्डमांस की गुड़िया की तरह लाल जोड़े में लिपटकर रसोई में समा जाऊं, जहां मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम्हारा मुंह ताकती रहूं। मुझे शादी नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए। इसलिए आई एम सॉरी कहती हुई सरला वहां से तेजी से बाहर निकल गई। रामप्रकाश को लगा जैसे उनके गाल पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। वह देर तक खड़े दूर जाते हुए सरला को ऐसे ही देखते रहे थे जैसे श्मशान स्थल पर जलती चिता की ओर देख रहे थे। श्मशान स्थल पर चिता की ओर टकटकी लगाए रामप्रकाश चाचा ऐसे लग रहे थे जैसे अब 50 वर्ष की उम्र में तब से अब तक के बीते 27 सालों के बाद सरला से कुछ कहने आए हों। यमुना किनारे की शांत शीतल हवा में श्मशान घाट की बेंच पर बैठकर चिता को ताकते ताकते उनकी चुंधियाई सी आंखें मिच गई, जैसे अपने आप में ही कहीं गहरे डूब गए हों। मन के ख्यालों में डूबते उतराते वे एक ऐसे धरातल तक जा पहुंचे जहां सरला उनके सामने खड़ी धीमे से मुस्कुरा रही थी। यह शेरेटन होटल का लॉन था। 5 वर्ष पहले प्रिंसिपल बनने के बाद सरला ने ही उन्हें पत्र डालकर मिलने को वहां बुलाया था। तब उसके चेहरे पर वह उन्मुक्त हंसी नहीं थी। बसंती चेहरे पर जीवन के संघर्ष की रेखाएं उभर आई थी। काली घटा से उमड़ते बालों में धूप सी सफेदी चमक रही थी। आंखों पर चश्मा चढ़ाए साड़ी में लिपटी सरला को रामप्रकाश बिना कुछ बोले अपलक देख रहे थे। अनायास सरला क्या है कहकर हंस दी। तब रामप्रकाश कुछ सहज हो सके थे। मैं तुम्हारे गांव में मास्टरी कर रहा हूँ, रामप्रकाश ने बात का सिरा पकड़ना चाहा था। मुझे मालूम है, सरला का सपाट सा उत्तर था। लेकिन तुम, रामप्रकाश ने बात आगे बढ़ानी चाहिए। सरला के होंठ हल्की सी मुस्कान में फैले। रामप्रकाश, तुम्हारी आदत रही है कुरेद कुरेद कर मन की बातों को पूछने की, लेकिन आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, सब बताऊंगी। सरला रामप्रकाश के बगल में बैठ गई थी। उसने एक गहरी सांस भरी, फिर बोली, उस दिन कॉलेज में मेरा मूड अपसेट हो गया था, इसलिए मैं वहां से निकलकर शालू के घर चली गई थी। वहां से घर पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन पापा घर आ रहे थे। मैं पापा से बहुत प्यार करती थी। उस दिन घर में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा था। घर में छोटू ने तेज आवाज में टीवी नहीं बजा रखी थी, जिसे मैं रोज घर पहुंचकर बंद कराती थी। चूल्हे में आग और धुएं के बिना भी माँ की आंखों में आंसू थे। पापा का सिर उनके दोनों हाथों में टिका था। इन सब के बीच की रिक्तता में एक मौत का सा सन्नाटा पसरा था। इतना सब कुछ मुझे विचलित कर देने को कम नहीं था। मैं सहमी सी पापा के पास पहुंची थी। पापा, मेरा इतना कहना था कि पापा ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। उन्होंने दूसरा हाथ उठाया ही था कि चूल्हे से उठकर मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ लिया। अब तुम इस पर हाथ उठाकर क्यों खुद को पाप का भागी बना रहे हो? उस पल मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि माँ ने मुझे पापा से बचाया था या मुझे गाली दी थी। मैं आंखें फाड़े कुछ समझने का प्रयास करती कि माँ मुझे बालों से पकड़कर लगभग घसीटती हुई अंदर कमरे में ले गई थी। उन्होंने किसी कैदी की तरह मुझे कमरे में धकेल दिया था। छोटी के खड़े-खड़े पैर कांप रहे थे। तू यहाँ क्यों खड़ी है? निकम्मी, चल यहाँ से। माँ की डांट से डरकर छोटी बगल वाले कमरे में चली गई जहाँ मैं कपड़े सिलती थी। मैं अभी भी कुछ समझ पाने का प्रयत्न कर रही थी कि बेहा कौन से जन्म का बदला लिया है तूने, यही पढ़ती थी तू, कहकर माँ रोने लगी थी। क्यों अब हमारे बुढ़ापे में खाक डलवा रही है? अंतः मैं झल्ला पड़ी, कोई बताएगा भी आखिर हुआ क्या है? देखो तो पोल कैसी रही है। अम्मा की दांती भिंच रही थी। इसकी जुबान काट दे, पापा बाहर से ही चिल्लाए थे। वहां से चिल्लाकर ढोल क्यों पीट रहे हो? अम्मा पापा पर खिसियाई थी मगर हाथ मुझ पर बरसे थे। अब तक पापा भी उठकर कमरे में आ गए थे। मैं रो पड़ी और अम्मा को झटके से दूर किया और लगभग चीख पड़ी, क्या किया है मैंने?
क्यों इस तरह मार रहे हैं आप मुझे? नाक कटवा दी हमारी। कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और कहती है क्या किया है मैंने, ले देख यह क्या है। दबी जुबान से बड़बड़ाते हुए अम्मा ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया था। विस्फारित नेत्रों से मैंने कागज खोलकर देखा था जिस पर लिखा था ड्राइवर साहब, आप मुझे हितैषी समझे या दुश्मन, परंतु बात सच है मुंह से नहीं कह पाया इसलिए लिख कर भेज रहा हूँ और किसी को बताई भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि सरला अब बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। वैसे भी आप तो बाहर रहते हो इसलिए यह देख भी नहीं पाते कि लड़की क्या कर रही है। बात इशारे में ही समझने की है, नहीं तो ज्यादा दिन यह बात छुप नहीं पाएगी कि लड़की चरित्रहीन है और आप एक चरित्रहीन के बाप। मिलूंगा तो सब बातें खुलकर बता दूंगा। आगे आपकी मर्जी। पत्र पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मैं पत्थर हो गई हूँ, जैसे मेरे शरीर का खून जमता जा रहा है। और कुछ बताना बाकी है क्या? अम्मा के इन शब्दों ने जैसे मुझे जीवित होने का एहसास कराया था। नहीं, कहते हुए मैंने कागज को फाड़ दिया था। उस समय मुझे मम्मी पापा की मासूमियत पर तरस आ रहा था और उनकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी, क्योंकि मैं समझ गई थी यह हरकत किसकी है। मैंने हैंडराइटिंग को भी पहचान लिया था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी जो बहुत तेज दर्द करने लगा था। बेटा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, उनकी आवाज भर्रान लगी थी। मैंने तो पिछली साल ही मना किया था कि अब मत पढ़ाओ इसे, शहर जाएगी। जमाने के हालात देखो। मगर मेरी एक नहीं चली। बस अब हो गई तसल्ली। अम्मा की इन बातों से पापा जैसे जमीन में गड़े जा रहे थे। पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं पापा को समझाना चाह रही थी, यह किसी की बदतमीजी है बस, और कुछ नहीं। ये बदतमीजी है तो तू आज इतनी देर तक कहाँ थी? और दिन तो 3 बजे ही आ जाती थी। अम्मा बीच में ही बोल पड़ी थी, जो चूल्हे में आग जलाने का बेमन प्रयास कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर मिलने चली गई थी, बिना बताए, और इतनी देर तक। हाँ तो छोटू, बिना बताए इससे भी ज्यादा लेट आता है। तब मेरे सवाल से पापा तिलमिलाए थे। वह तो लड़का है, कहते हुए पापा ने बीड़ी सुलगाई थी। तू उसकी बराबरी करेगी? अम्मा फिर बोली थी। अब तेरा स्कूल कॉलेज सब बंद, अब तू घर बैठेगी। अम्मा ने फैसला सुना दिया था। अम्मा के इस फैसले से मेरी सांसें रुकने लगी थी, जैसे वे मेरे पंख उखाड़कर फेंक देना चाह रही हों। मैंने बोलने को हिम्मत जुटाई थी। तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई बंद करवाने वाले? मैं आधी आधी रात तक मेहनत करके खुद पढ़ रही हूँ, और तुम अपने बच्चे पर विश्वास न करके किसी गैर की बातों पर भरोसा कर रहे हो जिसे तुम शायद जानते तक नहीं। लेकिन मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। न जाने मुझमें इतनी ताकत उस समय कहाँ से आ गई थी जब मैंने भी अपना फैसला सुना दिया था। न हमें सिलाई करवानी न पढ़ाई, हमारा घर है, जैसे हम चाहेंगे वैसे रहेगी तू, समझ ले। कहते हुए पापा बाहर निकले थे। इस बार मैं रोई गिड़गिड़ाई, पापा यह सब झूठ है, शरारत है किसी की, मुझे पढ़ने दो प्लीज पापा। मगर पापा नहीं पिघले। पापा के निकलने पर मैं जैसे उन पर चिल्लाई थी, तो सुन लो आप भी। मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मैं आपका घर छोड़ दूंगी। उस दिन पहली बार मैं पापा से इतनी ऊंची आवाज में बोली थी। सुनकर पापा एकदम से मेरी ओर मुड़े थे। क्या क्या कहा तूने? कहाँ जाएगी तू? अब तू ज्यादा पड़ गई, जा चली जाना। पापा ने मेरा बचपना समझकर व्यंग्य किया था या शायद चुनौती। हाँ, अम्मा जरूर पापा पर गुर्राई थी। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, ठीक कहा है। घर से बाहर निकलकर सब भूल जाएगी और हम समझ लेंगे हमारे लिए मर गई। वैसे भी हमारे जीने को बचा ही क्या है। पापा के यह शब्द घोर हताशा में डूबे थे।
उन्होंने जेब से शराब की थैली निकालकर गिलास में उड़ेली थी। रामप्रकाश को यह सब बताते हुए सरला कहीं खुद में ही डूबी हुई थी। तुम्हें पता है रामप्रकाश, उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया था, कहकर सरला शांत हो गई जैसे सपने से बाहर आ रही हो। उसने रामप्रकाश की ओर देखा। रामप्रकाश अभी भी नजरें झुकाए सरला के बोलने का इंतजार कर रहे थे। रामप्रकाश, मुझसे मेरा घर छूटा, किंतु कागज पर लिखा हुआ वह चरित्रहीन शब्द मेरी आत्मा से अलग नहीं हुआ, कहकर सरला ने अपना चश्मा उतारा और गीली हो गई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया था। चश्मे में दिखता रामप्रकाश का बिंब जैसे आंखों में उतर आया हो, जिसे देखकर रामप्रकाश के होंठ फड़फड़ाए की सरला ने अपने होठों पर अंगुली रखकर उन्हें शांत करा दिया। रामप्रकाश केवल गहरी सांस भर ही ले पाए। सरला बोलने लगी थी, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है मास्टर साहब, पहले उसे पूरी सुन लीजिए। मैं दूसरे दिन कॉलेज गई थी। सुनते ही रामप्रकाश ऐसे चौंके मानो किसी ने सोते में उनको थप्पड़ मार दिया हो। क्या तुम, मुंह से इतना ही निकला? हाँ, उनकी कुएं जैसी गहरी हो चली आंखें सिकुड़ कर गोल हो गई। सरला पुनः एक कंटीली सी मुस्कान के साथ कहने लगी थी, हाँ, मैं तुमसे मिलने गई थी। घर तो मैं सुबह ही छोड़ आई थी, कॉलेज में तुमसे कुछ कहने और बताने गई थी, परंतु तुम मुझे वहां नहीं मिले थे। उस दिन तुम भी कॉलेज नहीं आए थे। कहते कहते सरला शून्य में ताकने लगी थी, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो या लिखावट पर जमी धुंध को छंटने का इंतजार। एक क्षण बाद वह फिर बोलने लगी, घर छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, किंतु जो हुआ था उस सब के साथ वहां रह पाना मेरे लिए कहीं ज्यादा मुश्किल था। मैं अम्मा पापा को तिल तिल मरते भी नहीं देख सकती थी। वे अनपढ़ और सामाजिक मान मर्यादाओं में जकड़े हुए थे, तब शायद मैं अकेली उनके समाज से नहीं लड़ सकती थी। मैं रात भर ऐसे ही सोचती रही थी। सुबह घर छोड़कर मैं बहुत पछता रही थी, किधर जाऊं मैं। स्वाभिमानी थी, वापस भी नहीं जाना चाहती थी। इसी उधेड़ बुन में मैं स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन की बेंच पर बैठकर मैं घंटों रोती रही थी। मैंने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही पीती रही थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर निकलने वाले आंसू इस दुनिया से मेरा दर्द नहीं बेबसी बयां करेंगे और मौका देंगे उन अनगिनत आंखों को जो चारों ओर से मुझे घूर रही थी या कहूँ नोच रही थी मेरे जिस्म को, जैसे मैं उनके लिए एक इंसान नहीं, स्वादिष्ट गोश्त हूँ, केवल गरम दे। उन आंखों में एक वहशीपन था। वे आंखें मुझे इंसानों की नहीं, शिकारी चीतों की सी दिख रही थी। मुझे लग रहा था वे आंखें मेरे आंसुओं को देखकर गिरगिट की तरह हमदर्दी का बाना पहनकर मेरे करीब आ जाएंगी, फिर शायद मैं भी दूसरे दिन अखबार की एक छोटी खबर बनकर ही रह जाऊंगी। सरला ने एक पल रामप्रकाश के चेहरे पर नजर डाली। रामप्रकाश ऐसे पलके झपक रहे थे मानो किसी रोमांचकारी शिकार का हाल सुन रहे हो। रामप्रकाश, तब घर से निकलकर मुझे चिंता भूख की नहीं, बल्कि इंसानों के बीच खुद को इंसान समझकर सुरक्षित खड़े रहने की थी। बावजूद इसके मैं हारना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि हारना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैं खड़ी होना चाहती थी तुम्हारे समाज की मर्यादा में लिपटे चरित्रहीन शब्द के खिलाफ, जो स्त्रियों के सपनों और आकांक्षाओं को मारकर उन्हें आत्महत्या करने को विवश करता रहा है। किंतु मैंने जहर नहीं खाया और ना ही रेलवे लाइन पर लेटकर अपनी जान दी, बल्कि सीना ताने खड़ी हुई अपने इरादों के साथ। कहते कहते अचानक सरला किलकती सी रामप्रकाश की ओर मुड़ी। जानते हो रामप्रकाश, उस समय अचानक मेरे दिमाग में इकबाल की दो लाइनें कौंधी थी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, संसार में अपने पंखों को फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरों के पंखों से उड़ना संभव नहीं। मैं बचपन में इनका अर्थ नहीं समझ सकी थी, लेकिन उस दिन स्टेशन पर मैंने इन लाइनों को भली भांति समझा था। तब खुद को साबित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं अपने शहर से दूर इस शहर में चली आई थी। इस तरह विदुषियों सी बोलती हुई सरला में रामप्रकाश की आंखें कॉलेज में नजरें झुकाए चुपचाप सहमी सी घूमने वाली सरला को खोज रही थी।
इसकी गवाही उनकी आंखें सरला के चेहरे पर एवं सिकुड़ी हुई भौहें दे रही थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, उनका अचंभा सातवें आसमान पर था। सरला उठकर टहलने लगी थी, वह अचानक रुकी और बोली, राम प्रकाश, तुम्हें यह किसी फिल्म की कहानी सी लग रही होगी। वह राम प्रकाश की ओर ऐसे मुड़ी थी जैसे क्लास में बैठे बच्चों को हिदायत कर रही हो। ऐसा समझने के लिए पूरी तरह तुम ही दोषी नहीं हो, क्योंकि तुम भी उसी समाज का एक अंग हो जो सदियों से स्त्री को अबला समझने के भ्रम में जीता आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, मीरा, सहजोबाई जैसी अनगिनत स्त्रियों की वीरता एवं संघर्ष के कारनामों से भारतीय इतिहास रंगा हुआ है। सरला का चेहरा गंभीर होता जा रहा था, वह किसी रौ में बोले जा रही थी। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, मैडम क्यूरी जैसी स्त्रियों के गाढ़े हुए परचम अभी भी हमारे बीच लहरा रहे हैं। अब सरला की आवाज भी बुलंद होती जा रही थी। रामप्रकाश को सरला कोई महान क्रांतिकारी सी नजर आ रही थी। सरला निरंतर बोल रही थी। महाश्वेता देवी, मैत्रेय, पुष्पा, तस्लीमा, अरुंधति, मेधा पाटकर, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्जा, मायावती जैसी हजारों स्त्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मौजूद है। बोलते बोलते सरला एकदम शांत होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी सांसों की गति के साथ उठता गिरता उसका वक्षस्थल उसके भीतर उठ खड़े हुए किसी ज्वार भाटे को दर्शा रहा था। लगभग क्रोध से विकृत होता सरला का चेहरा डरावना हो गया था, जिसे देखकर रामप्रकाश के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी अदालत में अपने फैसले का इंतजार कर रहे हों। कुछ पल की क्रिया के बाद सरला खुद को स्थिर करते हुए बोली थी, इतने असंख्य प्रमाणों के बाद भी तुम्हारी दकियानूसी मानसिकता स्त्री को खुद से कमतर और कमजोर आकती रही। सरला के ये शब्द जैसे बर्फ में डूबे थे। सरला पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई कहने लगी थी, राम प्रकाश, मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती थी, मगर तुम पर बोझ बनकर नहीं, साथी बनकर। इसलिए मैं पढ़ना चाहती थी, आत्मनिर्भरता के लिए। मगर तुमने मुझे तोड़कर जीतना चाहा था, क्योंकि तुम समाज से मिले अपने अधिकार को भली भांति जानते थे। स्त्री के चरित्र गठन का अधिकार, जिसे मानक तुमने बनाए हैं, तुम ही उसके चरित्र का सर्टिफिकेट देने का अधिकार रखते हो, और वही तुमने किया था। मेरे चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट देकर सरला की अंगुली सीधी रामप्रकाश की ओर थी। सरला के इन शब्दों से रामप्रकाश पर जैसे बम फटा था, उनका चेहरा काला पड़ गया था। वे मुंह में आया थूक भी नहीं निगल पा रहे थे। रामप्रकाश को सामने खड़ी सरला की मुस्कुराहट और परेशान कर रही थी। उन्हें सरला के चेहरे की मुस्कान सामान्य नहीं लग रही थी। सरला की मुस्कान से वातावरण जहरीला होने लगा था, जिसमें रामप्रकाश को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें घुटन हो रही थी। सरला, माँ, मुझे, इन दो शब्दों को बोलने में रामप्रकाश ने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना भर कह पाने में रामप्रकाश का शरीर लगभग कंपा गया था। सरला जैसे उनकी स्थिति भांप गई थी। उसने रामप्रकाश को हाथ के इशारे से चुप करा दिया और खुद बोली, रामप्रकाश, तुम्हारे क्षमा मांगने या तुम्हें क्षमा कर देने से क्या बदल जाएगा? मेरी मम्मी का मुझ पर अटूट विश्वास, पापा का गर्व या मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 27 साल? लेकिन मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। सरला ने रामप्रकाश को सहज करना चाहा, जो अब तक सिमटे सिकुड़े किसी कैदी की तरह बैठे थे। सरला अचानक चिहुक पड़ी, रेहा, मैं तो तुम्हें अपनी कहानी सुना रही थी। तो इस शहर में आते हुए ट्रेन में ही मेरी मुलाकात शांति शिक्षा निकेतन की संस्थापिका डॉक्टर विमलेश जी से हुई थी। सन की तरह सफेद बालों वाली उस 70 वर्षीय महिला की आंखों की चमक को मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। मैं तो ट्रेन में सीट के कोने में चिपकी बैठी खुद में ही इतनी डूबी हुई थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वे मेरे सामने वाली सीट पर कब आकर बैठ गई थी।
विचारों में इतना डूबना ठीक नहीं होता बेटा, मुझे टटोलते हुए यह वाक्य उन्होंने दोबारा कहा था। तब मैं सचेत हुई थी। मैं जैसे कोमा से बाहर आई थी। तब मैंने उन्हें सामने बैठे देखा था। मैंने उन्हें नमस्ते किया था। तब उन्होंने ही बताया था कि मैंने एक बार तो उनकी बातों को सुना ही नहीं था। मुझे लगा वे शायद मुझसे बातें भी नहीं करती यदि उस कंपार्टमेंट में भीड़-भाड़ होती तो। दरअसल कंपार्टमेंट में वह भी मेरी तरह तन्हा थी। हंसमुख और वाचाल डॉक्टर विमलेश की मोटे चश्मे के पीछे छुपी अनुभवी आंखों ने जैसे मेरे भीतर की वेदना को पढ़ लिया था और बातों ही बातों में मैंने उन्हें वह सब बता दिया था जो मैंने तुम्हें बताया है। न जाने क्यों डॉक्टर विमलेश को यह सब बताते हुए मैं अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोक नहीं पाई। डॉक्टर विमलेश मेरी बगल में बैठ गई थी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा था, तुम जानती हो औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसके ये आंसू। इसलिए आंसू नहीं, खुद को साबित करो। मुझे देखो मैं। खैर छोड़ो, इतना कहकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। डॉक्टर विमलेश के इस अधूरे वाक्य ने मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भरी बेचैनी पैदा कर दी थी। उनके विषय में जानने की मेरी बेकली भरे अनुरोध के बाद वे हल्की सी मुस्कुराती बोली थी। मेरी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। पहले बच्चे के रूप में हुई लड़की बची नहीं या कहूँ बचाई नहीं गई। दूसरे बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दिया गया क्योंकि वह भी। तब मैंने पहली बार अपने उस पति का विरोध किया था जो मुझे बहुत चाहता था। परंतु मेरे विरोध के साथ ही जैसे मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। असल में मैंने उसके इशारों पर नाचने की बजाय अपनी भी इच्छाएं जाहिर करना शुरू कर दिया था। हम एक ही छत के नीचे एक दूसरे से जैसे पराये हो गए थे। वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, परंतु वह मुझे मार तो सकता नहीं था क्योंकि वह जानता था बाद में शायद समाज और कानून के हाथों बच वह भी नहीं पाएगा। मेरे मुंह पर तेजाब भी नहीं फेंक सकता था क्योंकि तब भी वहीं फंसता। कहते कहते डॉक्टर विमलेश रुक गई थी। उनके चेहरे पर घृणा के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने ही टोका था, मैडम बात पूरी करो प्लीज। वे धीमे से मुस्कुरा पड़ी। उनका चेहरा अब सामान्य हो चला था। अचानक उनके मुंह से शांत गंभीर शब्द फूटने लगे। हाँ, उसके पास एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जो केवल औरत के लिए बना है, जिसका प्रहार करने से कानून या समाज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु औरत अवश्य जीवित रहते हुए भी मर जाती है। केवल एक शब्द चरित्रहीन और सब खत्म। कहते हुए डॉक्टर विमलेश की एक विषैली हंसी का ठहाका ट्रेन के डिब्बे में गूंज गया था, मगर यह क्या चश्मे के पीछे छिपी उनकी आंखें किसी झील सी भर गई थी। कुछ देर वे शांत रही। चश्मे के भीतर भरी झीलों को उन्होंने अपने रुमाल में सोख लिया था। अब उनकी आवाज भारी हो गई थी। तब मुझे पहली बार लगा था कि वह आदमी मुझे प्यार नहीं करता बल्कि उस कठपुतली को चाहता था जो उसकी अंगुली के इशारे पर घूमती थी। मैंने भी वह शहर छोड़ दिया था। दुनिया बहुत बड़ी है, यह सोचकर उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक बड़े सवाल ने फन उठाया था। फिर आपने इतना बड़ा निकेतन कैसे शुरू किया? मैं उनके मुंह को ताकने लगी थी। डॉक्टर विमलेश ने 2 घूंट पानी पिया और अपनी आंखों से चश्मा उतारकर रुमाल से साफ करते हुए बताया था, मैंने जीविका के लिए एक स्कूल में नौकरी की और अपने हिस्से की संपत्ति के लिए पूरे 10 साल तक केस लड़ा। अंततः मैं जीत गई। तब मैंने ऐसे निकेतन का सपना देखा जिसकी सब टीचर तेरे जैसे मजबूत इरादों की हैं, जिन्हें समाज ने सम्मान नहीं दिया तो वे एक ऐसा भविष्य गढ़ने में जुट गई है जो उन्हें गुरु ही नहीं आदर्श मानता है। मैं जब डॉक्टर विमलेश के साथ गाड़ी से उतरी तो मैं खुद में अजीब सी ताकत का अनुभव कर रही थी, जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। वहीं रहकर पढ़ाई पूरी की और प्रिंसिपल बनी। सरला के शांत होने पर रामप्रकाश ने गहरी निःश्वास छोड़ी। तुम्हें कभी गांव की या अपने शहर की याद नहीं आई?
रामप्रकाश ने सरला को एक बार फिर कुरेदना चाहा था। उन्हें आभास भी नहीं था कि इस बात से सरला का मुंह इतना कसैला हो जाएगा। सरला इतनी बेचैन हुई कि वातावरण में उसकी सिसकियां गूंजने लगी, जैसे रामप्रकाश ने यमुना के शांत पानी में पत्थर फेंक दिया हो। नहीं भूली, अब तक नहीं भूल पाई गांव की गलियों के बचपन को, पानी भरे खेतों में अपने पैरों के निशानों को, छत के ऊपर आकाश में बादलों के बीच उभरती आकृतियों को, उन पेड़ों को जो मेरे गुनगुनाने के साथ झूमने लगते थे। कहते कहते सरला फफक पड़ी थी। वह जी भर रो लेना चाह रही थी। बीते 27 सालों से रुका आंसुओं का बांध जैसे टूट गया था। वह देर तक रोती रही। रामप्रकाश चाहकर भी सरला के आंसू नहीं पहुंच पा रहे थे। सरला की घिघियाई सी आवाज निकल रही थी, तुम्हारे एक कागज के टुकड़े ने मुझे सबके लिए मार दिया रामप्रकाश। सरला अब गंभीर होकर कह रही थी। मैंने कितनी बार सोचा वहां घूम आने को। मैंने एक पत्र डाला था घर पर, बताया था मैं सकुशल हूँ, कभी आऊंगी। सरला के आंसू थमे नहीं थे। जानते हो रामप्रकाश, मेरे पास पत्र का जवाब आया था। पापा ने लिखा था, सरला अगर जरा भी शर्म बची हो तो इधर मत आना, जैसे तैसे यह समाज तुझे भूल पाया है। कम अज कम तेरे बहन भाइयों की शादी तो हो पाएगी। उसके बाद हाँ, छोटी का फोन यदाकदा आता रहता था। एक दिन छोटी ने बताया था मेरी शादी है, पापा पैसों के लिए बहुत परेशान घूम रहे हैं। तब मैंने उसकी शादी के लिए रुपए भेजे थे। तो जानते हो पापा ने सहज वे रुपए ले लिए थे। फिर दूसरे दिन फोन पर छोटी ने ही बताया था कि पापा ने छोटू से कहा था कभी चुपचाप घूम आना उसके पास। माँ पिताजी के मरने के बाद आज सब यहाँ मौजूद हैं। इस चरित्रहीन की अंत्येष्टि में शायद खुश होंगे। एक चरित्रहीन इस दुनिया से चली गई और शायद तुम भी रामप्रकाश। कहते हुए सरला के होंठ विशैली मुस्कान में डूब गए थे। देखो, दुखी मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरी पढ़ाई हुई कितनी ही लड़कियां आज अपनी इच्छा से स्वतंत्र और सुखी जीवन जी रही हैं। इतना कहकर सरला हंसती हुई रामप्रकाश से दूर जाने लगी। रामप्रकाश की लाख मिन्नतें भी उसे रोक नहीं पाईं। रामप्रकाश हड़बड़ाए से उठे, जैसे होश में आ गए हों। वे होटल में नहीं, श्मशान स्थल की बेंच पर अकेले बैठे थे। सामने सरला मैडम की जलती चिता राख के ढेर में बदल चुकी थी। रामप्रकाश चाचा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला, उसे एक बार पढ़ा, तू चरित्रहीन नहीं है, और उसे मैडम की चिता में डाला था। साथ ही रामप्रकाश की आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपके थे। दोस्तों, हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।